Good morning, dear student. I am your Hindi teacher, and dear student, as you know, today is time of our Hindi book, and today in 6th class we study our Hindi book. Let's see what is our today's work. डियर स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में हमारा सेकंड चैप्टर बचपन पढ़ा था और ये क्या था जीवन वृत्तांत था, जिसमें क्या था एक जो जिसको कह सकते हैं हम, जो कहानी को जिसने लिखा है यानी इस कथानायक वो कौन थे? कृष्णा सोबती। तो इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया था। जैसा कि अपना चैप्टर है बचपन, तो ऑब्वियस सी बात है बचपन के बारे में ये होगा। तो बचपन के बारे में उन्होंने बताया था। क्या बताया था एक बार सुन लीजिए एक बार वापस से। उन्होंने कहा था कि मेरा बचपन जो है वो आज के बच्चों की तुलना में ऐसा ही था। मैं भी अभी जो बच्चे पहनते, रंग बिरंगे कपड़े मैंने पहने हैं, अलग अलग कलर की फ्रॉक्स पहनी हुई है, हर प्रकार के कपड़े मैंने पहने हैं, लेकिन अभी मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे अभी थोड़ा तुमसे बड़ा वाला जो अनुभव है वो हो रहा है। तो मैंने अपने बचपन को बहुत अच्छी से जिया है। मैंने बचपन में काफ़ी कलरफुल कपड़े पहने, लेकिन अभी जो है मैं सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। अभी मुझे सफ़ेद कपड़े जो है वो मुझे आकर्षित करते हैं। तो ये था चैप्टर हमारा। इसमें आगे हमने पढ़ा था कि इसने बताया था कि बचपन में हमें जो चीज़ें मिलती थी वो आज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करती। जैसा एग्जाम्पल दिया था उन्होंने जूतों का। उन्होंने बताया आजकल के जो जूते हैं वो तो कैसे होते हैं, काफ़ी आरामदायक होते हैं, खरीदे, पहने और चल पड़े। लेकिन जो हमारे ज़माने में जूते हुआ करते थे उन पे हमें बूट पॉलिश करनी पड़ती थी, और जब भी हम नए जूते लेते तो उसके साथ में हमें ये पता चल जाता कि इसके साथ हमें जूतों में छाले होने वाले हैं, यानी छालों के इलाज जो है उनकी प्रक्रिया हम पहले से ही चालू कर देते थे। तो ये एक चैप्टर था। तो क्या कहा था फिर कवियत्री ने कि हमने बचपन में जो है खूब चीज़ें खाई थी, लेकिन आजकल जो लोग बच्चे कुल्फ़ी खाते वो हमारे ज़माने में, यानी आजकल के जो बच्चे आइसक्रीम खाते वो हमारे ज़माने में कुल्फ़ी हुआ करती थी। यानी आज के ज़माने में खाने पीने में और पहले के ज़माने के खान पान में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है। तो आगे देखिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वर्क। देखिए, हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। अब उससे आगे क्या कहा है कि हमारा घर जो था वो मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, हमें थोड़ा सा चढ़ना पड़ता था और फिर गिरजा मैदान में पहुंचते और वहां से हमें नीचे की तरफ उतरना पड़ता, और नीचे की तरफ उतरने के बाद में हम कन्फेक्शनरी काउंटर, यानी कन्फेक्शनरी होती हलवाई की दुकान हम कह सकते हैं, जिसपे खाने पीने का सामान मिलता हो, तो वहाँ हम पहुँच जाते और वहाँ काउंटर पे हमें क्या मिलता, वहाँ हमें पेस्ट्री, चॉकलेट, इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती थी। आगे है, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात को। आगे देखिए, हमें हफ्ते में एक बार ये वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कस्मल, सोचकर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। अब बच्चों, इसमें जो लेखिका उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपने बचपन का वृत्तांत बताया। बचपन में उनके साथ में किस प्रकार से उन्होंने अपना बचपन जिया है वो उन्होंने बताया है। तो अब उसमें क्या कहा है कि बचपन में मेरा घर कहाँ था? शिमला में, यानी शिमला में मैं रहा करती थी। तो शिमला में क्या था? मॉल था, जो उनके घर से, यानी लेखिका के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। तो वहाँ से हमारे घर से कुछ दूरी की चढ़ाई और कुछ दूरी की उतराई, यानी नीचे ढलान, ऊंचाई और नीचाई की तरफ, यानी ढलान की तरफ उनका मॉल था। वहाँ जाने के बाद में जैसे ही वो उस दुकान पर पहुँचते तो वहाँ उनको अलग अलग पेस्ट्री, चॉकलेट की खूब खुशबू अच्छी अच्छी आती। और क्या बताया उन्होंने कहा है कि वहाँ जो अलग अलग चीज़ें खाने की, जैसे कायफल है, रसभरी है, कसमल है, ये उनको बहुत ज़्यादा याद आती। क्यों? ये खट्टे मीठे हुआ करते थे, गुलाबी, लाल, ये इस प्रकार के हुआ करते थे। और इनके बारे में सोचते ही लेखिका ने क्या कहा है
मेरे मुंह में पानी आ जाता है, यानी इन खट्टे मीठे फलों को याद करते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। और उसके अलावा एक चेस्टनट फल हुआ करता था, जो क्या करते था, उसको पहले भुना जाता था, फिर यानी आग पर उसको भूनते, फिर छिलके उतार कर खाते, तो वो बड़े ही स्वादिष्ट लगते थे। तो उनके घर से मॉल ज़्यादा दूर नहीं था, जैसा ही मैंने बताया। थोड़ी उनके घर से थोड़ी जाने के बाद में थोड़ी सी देर चढ़ाई करनी पड़ती, फिर क्या आता, गिरजा मैदान। गिरजा मैदान से नीचे की तरफ जाते, नीचे की तरफ जाने पे क्या आ जाता, मॉल आ जाता। और कन्फेक्शनरी जो दुकान थी, वहाँ खूब तरीके की बिस्किट, पेस्ट्री, उनकी खुशबू आती, और ये खुशबू ही उनको काफ़ी सुहानी लगती। तो ये महक उनको काफ़ी अच्छी लगती है, यानी अभी भी उनके दिमाग में ये महक बसी हुई है। तो महक का नाम आते उनको उसकी खुशबू आने लगती है। तो अब जो लेखिका के घर में क्या था, उनके घर में हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चॉकलेट खा सकते थे, यानी एक दिन ही चॉकलेट खरीद सकते थे। रोज़ाना आज की तरीके से रोज़ाना खरीद नहीं सकते। तो जब भी उस दिन चॉकलेट खरीदना होता, तो सबसे ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी किसके पास रहती थी, लेखिका के पास। और वो खड़ी खड़ी नहीं खाती थी, यानी तुरंत ही खड़े खड़े नहीं खाती थी, उसको घर पे लेके आती और घर पे साइन बोर्ड पे रख देती। और इसके बाद में जब रात को खाना खा लेते, और खाना खाने के बाद में बिस्तर में सोकर जो चॉकलेट खाने में मज़ा आता था, वो और कहीं नहीं आता था। आगे हैं चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है, पुराने कागजों से बनाई गई। इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। अब आगे लेखिका ने क्या बताया है, यानी उन्होंने अपने जो स्मृति थी, अपनी याद थी, अपनी मेमोरी थी, उसमें चना जोर गरम और अनार के दाने के जो चूरन था, यानी चना जोर गरम जो मसाले वाले चने होते हैं, उनको कहा जाता है अनारदाने, यानी अनारदाने का जो चूरन था वो उनको याद आ रहा है। तो कहा उस जमाने में चना जोर गरम की जो पुड़िया बनती थी, यानी एक पुड़िया बना के वो दिया जाता था। तो आजकल भी वैसे ही पुड़िया बना के दी जाती है। और वो पुड़िया कैसी हुआ करती थी, वो पुराने जो कागज़, रद्दी कागज़ थे, उनसे ऐसे गोल पुड़िया बनाई जाती थी। और नीचे का जो कोण जैसी डिजाइन जो है, जैसे कि एक शंकु जो होता है, कोण जो होता है, वैसी डिजाइन दी जाती, नीचे से संकरा और ऊपर से आराम से खुला हो, और इतना खुला हुआ कि उसमें अपना हाथ जो है वो अच्छे से घुस जाए। तो ऐसा वो बनाया करते थे। तो लेकिन जो अनारदाने का चूरन पहले मिला करता था वो आजकल नहीं मिलता, लेकिन चना जोर गरम तो आजकल भी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में क्या कहा इसने, लेखिका ने कहा है उस जमाने में जब भी बच्चे चना जोर गरम खाते, तो उस वक्त एक ही गाना, एक फिल्मी गाना था, वो ही चलता रहता, सारे बच्चों की ज़बान पे यही था, चना जोर गरम बाबू में लाया मैं मज़ेदार चना जोर गरम। ये हर बच्चे, स्कूल के हर बच्चे को ये याद था, हर बच्चा इस गाने को गाना गाता था। और चने जोर गरम जो थे वो अपने स्वाद के अनुसार लेते थे, यानी कि हर बच्चे को जैसा स्वाद, कहीं को तीखा पसंद था तो क्या करते, मसाला उसके ऊपर और अधिक बुरकवाते, कोई ऐसे ही उसको ले लेते। और चने जोर गरम और जो चना पापड़ी थी उसको खाने में इतना मज़ा आता था कि खाते हुए जिस प्रकार से चाल चली जाती थी, यानी गिरजा मैदान को घूमने तक वो पूरी पुड़िया चलती थी, पूरा गिरजा मैदान घूमो तब तक वो चना जोर गरम की पुड़िया ख़त्म नहीं हुआ करती थी। आगे देखिए, छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माला की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से भी उभरता कोलाहल। अब कोलाहल होता है शोरगुल। अब देखिए इसमें क्या कहा है, बचपन में
बचपन के बारे में बताया है। तो लेखिका ने कहा बचपन में शिमला रीज बच्चों, यहाँ शिमला में कोई दर्शनीय स्थल है। तो कहा शिमला रीज पे हमने खूब मौज मस्ती करी है, वहाँ पर हमने खूब घुड़सवारी का आनंद लिया है। और शिमला के बच्चों के लिए घुड़सवारी एक सामान्य बात थी, क्योंकि वहाँ के बच्चे कभी ना कभी वो घुड़सवारी कर ही लेते थे, यानी घुड़सवारी वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। लेकिन हम लोग, यानी लेखिका ने कहा हम लोगों को घोड़े उनको कम ही समझते थे, उनका महत्व हम कम समझते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन क्या कहा है हमारे ननिहाल, यानी लेखिका ने कहा है हमारे ननिहाल में तो जो घोड़े थे वो काफ़ी हष्टपुष्ट बलवान थे, खूबसूरत घोड़े थे। लेकिन उनकी बातों वो फिर कभी करेंगे। आगे का क्या कहा है कि शिमला का जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो काफ़ी अच्छा था। शाम को गिरजा मैदान में जहाँ वो घूमने जाते थे, जहाँ वो चना जोर गरम खाया, तो क्या कहा है कि जो गिरजा मैदान था जहाँ लोग घूमने के लिए आते थे, यानी जहाँ लेखिका ने कहा था वहाँ हमने चना जोर गरम और अनारदाना चूर्ण हमने अच्छे से खाया है। तो वहाँ लोग शाम को घूमने के लिए आया करते थे। वहाँ मैदान में रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने वाले आ जाते और जाखू के पहाड़ पे जाके जो ऊंचा सा गिरजाघर था वहाँ जाके खड़े हो जाते और वहाँ क्या करते, वहाँ जो प्रभु ईसा मसीह थे उनसे, यानी गिरजाघर में तो कौन देवता होते हैं, ईसा मसीह है, उनसे प्रार्थना करते और आसपास का जो वातावरण था गिरजाघर के आसपास का वो घंटियों से गूंजने लगता और इन घंटियों की आवाज़ इतनी मधुर हुआ करती थी कि कोई ऐसे लग रहा है कि प्रभु ईसा मसीह ही संदेश दे रहे हैं कि शाम का वक्त हो गया है और सूर्यास्त होने जा रहे हैं। और इस कारण आकाश में जो गुलाबी सुनहरी धारियाँ थी वो फैल जाया करती थी और जो चारों तरफ अंधेरा जगमगाने होने लगता और मॉल रोड पर लाइटें जो लगी हुई थी वो जगमगाने लग जाती थी। तो इस प्रकार से जो स्कैंडल पॉइंट था वहाँ भी काफ़ी भीड़ देखने को, शोरगुल मिलता। तो इस प्रकार से उन्होंने शिमला का वर्णन किया। आगे देखिए, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर, यहाँ देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब आगे कवियत्री ने कहा है कि स्कैंडल पॉइंट जो था, यानी उनके बचपन में जो उन्होंने स्कैंडल पॉइंट देखा करते थे, उनके सामने एक सर्वर से साझा करती हुई दुकान थी, यानी सर्वर दुकान थी। तो वहाँ क्या था, उस सर्वर दुकान में क्या था, एक शोरूम था। उस शोरूम के अंदर क्या था, एक शिमला से कालका, शिमला और कालका एक जगह का नाम है, तो शिमला से कालका की तरफ जाने वाली ट्रेन जो थी उसका मॉडल बना हुआ था और वो मॉडल नकली था। जैसा कि आप जानते हैं मॉडल क्या होते हैं, नकली होते हैं, खिलौनों का था। तो और वहीं क्या था, पटरियाँ भी बनी हुई थी, उस पटरियों पे छोटे छोटे डिब्बे बने हुए थे और एक रेलवे स्टेशन भी बना हुआ था और उस रेलवे स्टेशन की छत कैसी थी, टीन की बनी हुई थी और लाल थी। और जैसे ट्रेन को सिग्नल देते हैं वैसे उसी प्रकार एक खंबा भी था जिसके ऊपर सिग्नल दिया जाता था और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुरंगें बनाई जाती थी। और क्या कहा गया यानी पिछली सदी में, पहले अभी क्या हुआ है, हवाई जहाज जो है वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन उससे पहले ट्रेन जो थी वो काफ़ी तेज़ हुआ करती थी। और दिल्ली में तो हालत यह है कि जब भी हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनती तो लोग घर से बाहर निकल जाते देखने के लिए कि भी एक ऐसा लगता है हवाई जहाज जैसे कोई बड़ा सा पक्षी है और अपने पंखों को फैला के उड़ रहा है और उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो काफ़ी तेज़ी से उड़ जाता और तुरंत ही आंखों से गायब हो जाता। और लेखिका को क्या याद आ रहा है कि सर्वर जो मॉडल दुकान थी जिसमें ट्रेन के मॉडल थे, उसी के सामने एक डॉक्टर की दुकान थी जो आंखों का डॉक्टर था और वहाँ ही मैंने अपना पहला चश्मा बनवाया था। और वहाँ जो डॉक्टर थे वो कौन थे, अंग्रेज थे। आगे देखिए, शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी।
वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। तो आगे क्या कहा है कवयित्री ने कि जो स्टार्टिंग में शुरू में जब मैंने चश्मा लगाया था तो मेरे मुंह पे बड़ा ही वो अजीब लगता था। तो जो भी छोटे बड़े लोग थे वो सारे मेरी आंखों को देखते, मेरी शक्ल को देखते और कहते कि तुम्हें आंखों में कोई तकलीफ है। इसी छोटी उम्र में, ये बचपन की बात है बच्चों, तो कहा इसी बचपन में अगर चश्मा लगा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहा खूब दूध पिया करो, दूध से आपकी आंखें तेज होगी। और मैं लोगों को क्या बोलती कि डॉक्टर ने मुझे कहा था, क्या कहा था कि जब थोड़े दिन पहनोगी तो ये चश्मा उतर जाएगा, यानी आँखें जो है वो अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाएंगी, तो मैं चश्मा उतर जाएगा। मैं सबको यही बात बोलती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं था। डॉक्टर ने तो मुझे पूरा कहा था कि थोड़े दिनों में चश्मा उतर जाएगा, लेकिन मेरा चश्मा उतरा ही नहीं। नंबर ज़रूर धीरे धीरे कम होता गया। और इसका कारण क्या था? इसका कारण, इसकी जिम्मेवार मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दिन की रोशनी में तो कुछ करती नहीं थी, रात को टेबल लैंप के सामने काम करती। तो जो रात का जो थोड़ा सा रोशनी था उसकी मेरी आंखों पे काफ़ी असर हुआ था। आगे देखिए। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। अब आगे क्या कहा? जब चश्मा मैंने पहली बार लगाया था तो एक मेरे चाचा का लड़का था, उसने मुझे देखा और एक शेर बोला, देखो देखो कैसी लग रही है। आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह लड़की को मालूम, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये जो शेर था उसने मेरे ऊपर दोहराया, तो ये देख के मुझे खिज आ गया, यानी मुझे गुस्सा आ गया कि लेकिन मुझे उसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन मुझे इसका जो शेर था वो भी बुरा नहीं लगा, ये मेरे को ठीक लगा। तो फिर क्या कहा? जब वो चाय पी के चले गए तो मैं अपने कमरे में गई और कमरे में जाके आईने के सामने खड़ी हुई। कभी उस चश्मे को उतारा, कभी पहना, कभी उतारा, कभी पहना, और क्या बोलती हूँ, नहीं मैं लंगूर नहीं लगती। लंगूर यानी बंदर, तो बंदर नहीं लग रही हूँ। कभी वो जब चश्मा लगाती तो बोलती लग रही हूँ, चश्मा नहीं लगाती तो नहीं लग रही हूँ। तो इस प्रकार से उसने बार बार में चश्मे को उतारा और पहना और अपने आप को कभी बंदर कहा और कभी नहीं। आगे देखिए। मैं अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचल टोपियाँ। अब आगे क्या कहा है? मेरा जो छोटा भाई था वो टोपा लगाया करता था, तो उस टोपे को मैंने उससे उतारा और अपने सिर पे रखा और मेरे को वो थोड़ा अजीब भी लगा और थोड़ा मजाकिया भी, यानी थोड़ा मेरा फेस कैसा बन गया था, मजाकिया। लेकिन ये तो तब की बात थी, यानी बचपन की बात थी। तो वो चश्मे के साथ जो था मेरा चेहरा थोड़ा घुल मिल गया था, यानी आदत हो गई, तो चश्मा जो है मेरे चेहरे के साथ में सामान्य हो गया था। और अब क्या होता कि कभी कभी अगर मैं चश्मा नहीं लगाती तो मुझे अपना चेहरा अजीब सा लगता, खाली खाली सा लगता। और अभी जो लेखिका ने क्या कहा, मुझे याद आ गया मेरा टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, जैसा कि मेरे चचेरे भाई मुझे चिढ़ाया करते थे। और अभी भी शिमला में जब मैं जाती हूँ तो मुझे सिर पर टोपी लगाना पसंद है। मैंने बहुत सारे रंगों की टोपियाँ जमा कर रखी हैं। ये दुपट्टों का ओढ़ना बड़ा ही अजीब लगता है, झंझट लगता है। तुरंत ही आराम से सहज जो है सीधी सादी टोपियाँ लगा लो, हिमाचल वाली टोपियाँ। आगे देखिए। तो बच्चों, मैंने आज आपको ये चैप्टर पढ़ाया है। इस चैप्टर का आज आपका होमवर्क क्या रहेगा? देखिए, आज आपको मैंने जितना भी चैप्टर पढ़ाया है उस सारे पैराग्राफ के जितने भी पैराग्राफ हैं उन सभी पैराग्राफ की आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे, यानी पहले प्रसंग लिखेंगे फिर आप व्याख्या करेंगे। इस प्रकार आपका ये आज का होमवर्क रहेगा। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, like and comment, share this video, and thank you for watching this wonderful video. Have a great day. Thank you so much.